अब मेरी तो दिमाग खराब हो गया भाई जी, मेरी बुखार चढ़ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो फांसी का पंजा पे लटका हुआ हूँ मैं, कोई कुछ भी नहीं है, मैं कोई सुनने वाला नहीं है। हमने बोल दे देंगे ये मेरे किसान सब हैं जो अबरदा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बिठा बिठा के सबको बिठा दिया। आज मंत्री जाके बड़े बड़े बैठ के उनके साथ हत्या कर रहे थे, हम भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। आज हम जाते हैं, हमारी सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों नहीं सुन रहे? हमने कौन सा कर्जा ले लिया उनसे? हम पैसे देने के लिए तैयार है, लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं वो? मेरे पिताजी और 5-7 लोग हैं, मेरे सरपंच साहब है, उनको 2-4-5 जनों को मैंने भेजा कटारे जी के पास। मैं साहब बता रहा हूँ आपको, कटारे जी ने उनको फोन किया कि प्रभु जी का मामला है और उनको आप सल्टा दो। तो गए, तो फिर उन्होंने कटारे जी ने बात की कि चलो ठीक है भेज दो। मेरे थोड़ी होशियारी आ गई, वो चलो ठीक है अपना मैटर सॉर्ट आउट हो गया। तो वहाँ मेरे पिताजी और 5-7 लोग गए, उनको बैठाया और चाय पिलाया कि बैठो प्रभु जी, चाय पियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चाय पिला के उनको बोलता है कि यार हिसाब निकालो उनके कर्मचारियों को। तो हिसाब निकलवा लिया, वहाँ से निकलवा के बोलते हैं कि तुम्हारे 2,18,00,000 रुपए हो गए। और मंत्री के फोन करने के बाद में बोले 2,18,00,000 रुपए हो गए तुम्हारे, और मंत्री जी के नाम से आप 2-4 लाख रुपए कम दे जाओ और बाकी पैसे जमा करा के जाओ। मिलने के तो सभी नेताओं से मिले, लेकिन नेताओं का इनमें बहुत बड़ा हाथ है। और जैसे कटारिया जी के पास अभी गए थे तो उन्होंने जाके बोले कि इनका देख लेने में तो उनका पूरा हो गया, कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप कर देता है। कि उन्होंने मंत्री जी ने फोन कर दिया, इनका देख लो, फाइल लाओ जी उठा के, और फाइल उठा के दे के कहते हैं कि ठीक है जी, नेता के 1-2 लाख रुपए उनकी तरफ से कम करके और इसको निपटा दो। कि किसानों को आत्महत्या नहीं करने देंगे और किसानों के साथ मैं खड़ा हूं। कानूनी प्रक्रिया में जितना भी इनका खर्चा होगा वो मैं दूंगा, मैं इनके लिए लड़ूंगा आखिरी दम तक। जब तक महेंद्र वैद अंदर नहीं जाएगा और इनका सारा सेटलमेंट नहीं होगा तब तक मैं इनके साथ खड़ा हूं, बराबर लड़ूंगा। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। फिलहाल मैं जोटोड़ा विधानसभा क्षेत्र के धानक्या गांव में खड़ा हूं, जहां पर आप देखेंगे कि एक फाइनेंस कंपनी वैद लीजिंग फाइनेंस, जो कि हजारों किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया लोन के नाम पर, और राज्य सरकार के जो प्लान थे उसके मुताबिक जो किसान थे, जो गरीब किसान हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया गया और उनको सपने दिखाए गए कि 8% लोन के ऊपर हम आप लोगों को केसीसी देंगे, लोन देंगे। लेकिन देखते ही देखते जब किसान लुट गए, किसानों के हजारों बीघे जमीन जब गिरवे रखी गई वैद लीजिंग फाइनेंस के पास, और जब किसानों को जब ईएमआई देने का समय आया तब उनको पता चला कि हम लोग इस तरीके से लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, कि हमारे को लोन के पैसे दिए, लोन के पैसे वापस भी लिए गए, और किसानों की जो ज़मीनें थी उन ज़मीनों के जो कागजात थे उनके ब्लैंक के ऊपर इन लोगों से साइन करवाए गए, और उन ज़मीनों की कुछ ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ करवा ली गई, कुछ ज़मीनों के मुख्तियारनामे करवा लिए गए। और जब लोग सामने आए, जब लोगों को पता चला, जब तक लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी, और जब लोग इस मामले को लेकर कई मंत्रियों के पास गए, और जब उन मंत्रियों ने उनको फ़ोन किया, तब उन लोगों ने जब जिस व्यक्ति के 10 लाख रुपए थे उनके 2.5 करोड़ रुपए बता दिए गए। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने लोन के पूरे पैसे चुकता कर दिए। लेकिन जब महेंद्र वैद, जो कि वैद लीजिंग फाइनेंस का जो ओनर है, जो डायरेक्टर है, जब उससे मिले तो उसका कहना था कि आप मंत्री के पास जाएं या सरकार के पास जाएं या मुख्यमंत्री के पास जाएं, हमारे जो मुताबिक आपको जो पैसे हैं वो आपको देने पड़ेंगे, भले ही आपकी ज़मीनें नीलाम हो चुके, क्योंकि इनकी काफ़ी जो ज़मीनें थी उनको कुर्की के आदेश करवा दिए गए। ये तो अच्छी बात है कि जो किसान है वो समय पर लामबंद हो गए, और जो ज़मीनें थी वो फिलहाल कई ज़मीनें कुर्की हुई है, अभी काफ़ी ज़मीनें बची है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि आज भी जो पीड़ित किसान है वो काफ़ी कम संख्या में यहाँ आए हैं, क्योंकि भारत देश में ये तो हर कोई चाहता है कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन वो पड़ोसी के घर में हो, उसके घर में पैदा नहीं होना चाहिए। इस वजह से आज देखिए किसान इतने परेशान हैं, सरकारें नींद में हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ दीनदयाल जाखड़ हैं, जो कि भारतीय नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नंगे पैर रहते हैं, इसीलिए रहते हैं कि जो जनता के मुद्दे उनको उठाए जाए, जो जोटोड़ा विधानसभा क्षेत्र की लाइफलाइन किसानों की कालक बांध है उसको भरा जाए, इसी को लेकर नंगे पैर हैं। और आज जो किसान हैं इनके पास आकर खड़े हुए हैं, इनकी पीड़ा जानी है। मैं पहले दीनदयाल जी से बात करवा देता हूं कि आखिर क्या ये मामला और इस मामले में आगे क्या रहेगा। दीनदयाल जी, क्या रहेगा इस मामले में आगे? देखिए, ऐसा है, जैसा कि मैंने मामले को समझा है, ये वैद फाइनेंस वालों ने किसानों को लोन देने के नाम पर इस तरह से खेल रचा है कि इनसे मुख्तारनामे लिखवा लिए
उसके बाद में जो पैसा इनके खाते में उन्होंने ट्रांसफ़र किया है वो एक तरह से उनको बेचा हुआ बता के कि मतलब किसान ने ज़मीन इनको बेच दी है, उतना ही पैसा ट्रांसफ़र करवाया है जी। और वही बदमाशी इन्होंने की है। किसान को पता चला नहीं, इनको कहा 10 लाख का लोन देंगे, 2 लाख भेजे, क्योंकि डीएलसी रेट लगभग 2 लाख की होगी, उतनी उनके खाते में भेज दी और उसके बाद में उसका बेचा हुआ बताकर अपने कब्जे में ज़मीन लेने की कोशिश में है और न्यायालय की वो मदद ले रहे हैं, स्थानीय नेताओं की मदद ले रहे हैं, बदमाश और गुंडों की मदद ले रहे हैं। लेकिन ऐसा अब होने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो बेईमानी है ये बड़े स्तर पर की गई है और काफ़ी जो अंदर नेता लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि बड़े अधिकारी तहसीलदार तक इसमें शामिल हैं, पटवारी तक शामिल हैं और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। हम इस लड़ाई में किसान के साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा ही हूँ और किसान भी हूँ। ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अंतिम समय तक लड़ेंगे जब तक वो महेंद्र बैद जेल में नहीं चला जावे और किसानों के जो है सारी ज़मीनें मुक्त नहीं हो जाए। दीनदयाल जी, आपने एक और किसानों के लिए एक प्रण लिया है कि आप वास्तविकता में नंगे पैर रहते हैं, तो उसको लेकर क्या करना आपका? देखिए, उसके लिए तो हम किसानों को जगाने का काम कर ही रहे हैं। अब ये मामला भी आया है, ये मामला भी किसान अब जाग गए हैं तो ऐसे ठगे भी नहीं जाएंगे। और आगे भी जो है जल का मामला जहाँ तक है, जल ही जीवन है, ज़मीन किसान के पास है, पानी नहीं है, तो पानी जब होगा तो किसान संपन्न वैसे ही हो जाएगा, उसको लोन की ज़रूरत ही क्या है। तो किसान को कमज़ोर किया जा रहा है हर तरीके से कि इसके पास पानी नहीं होगा, ये कमज़ोर होगा, धीरे धीरे फिर ये लोन की तरफ आएगा, अपनी ज़मीनें धीरे धीरे बेचेगा, हमारे कब्जे में आ जाएगा। ये सब साजिशें बड़े स्तर पर राजनीतिक लेवल पे की जाती हैं। चूँकि मेरा माइंड सेट राजनीतिक नहीं है, कभी भी नहीं रहा, समाज सेवा से मैं जुड़ा रहा, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को समझ गया हूँ कि इनके साथ बहुत बड़े स्तर पर बदमाशी की जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि काड़क बांध वापस भरे, यमुना का जल ही यहाँ आए, क्योंकि नदी के पार्ट पर बांडी नदी को कब्जे में ले लिया गया है, बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए हैं, बहुत बिल्डरों ने ज़मीनें काट दी हैं, प्लॉट्स काट दिए हैं, उन लोगों को ज़मीनें बेच दी हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये नदी क्षेत्र का है। उन्होंने मकान भी बना लिए हैं। जिस दिन यमुना आएगी नेचुरली तो उनके मकान ध्वस्त होंगे निश्चित रूप से, तब उन लोगों को पता चलेगा कि वो ठगे गए हैं। जैसे आज इनको पता चला है कि वेद फाइनेंस ने इनको ठगा है, वैसे उनको भी पता चलेगा जब यमुना का पानी नदी में आएगा। क्योंकि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम नहर ला रहे हैं। नहर क्यों ला रहे हैं? लहर इसलिए ला रहे हैं कि नदी नहीं आ जावे, क्योंकि नदी जिस लेवल पे आएगी और जो उसका पार्ट है उसमें कब्जा कर चुके, तो वो चाहते हैं कि हम एक नहर के जरिए ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नदी बांडी नदी को जिंदा किया जाएगा और हमारे काल तक पानी आएगा। इसकी लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी चले। ये दीनदयाल जाखड़ हमारे साथ, जो कि आप देखिए कि एक बड़ा प्रण इन्होंने लिया था, क्योंकि 40 साल से ऐसी किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी भी नेता ने, कि एक इतना बड़ा प्रण लिया जाए। और वो भी जबकि किसानों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि किसानों की सरकार है। किसान जो अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट भरता है, उस अन्नदाता के लिए, उस अन्नदाता के नाम पे चुनाव तो लड़े जाते हैं, लेकिन उस अन्नदाता को चुनाव लड़के जीतने के बाद दरकिनार कर दिया जाता है। नहीं तो आज राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री है और इतने किसान पीड़ित हैं, और वो भी हजारों करोड़ रुपए की ज़मीनें लगभग जाने की ओर हैं, और जो सरकार है वो नींद में है। आने वाले समय, कुछ समय बाद चुनाव हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार में पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका इस ओर ध्यान नहीं देना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। और शायद मैं भी ये समझता हूँ कि आने वाले समय में जो किसान कौम है, किसान, युवा और मजदूर एक बहुत बड़ी कौम है, जो कि इनको शायद अब किसानों के साथ यदि अन्याय होगा तो मुझे लगता नहीं है कि किसान भी अब चुप बैठने वाला है। मेरे साथ पीड़ित और भी हैं, मैं 1-2-4 और लोगों से बात करता हूँ। सर, क्या पूरा मामला रहा आप लोगों के साथ? मामला ये रहा कि हमने वेद लीजिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था जी। तो उनके एजेंट लोगों ने क्या है, पहले हमारे अकाउंट में 2-2 लाख रुपए डाले हैं जी। 2-2 लाख रुपए डाल के उनके एजेंट आते हैं घर पे, वापस ले जाते हैं कि बाकी के डॉक्यूमेंट आपके रेडी करवाने होंगे तो 2-2 लाख रुपए हमारे को दो जी। वो पैसे ले गए। फिर बाद में हमारे को लोन की प्रक्रिया में ये बुलाए, घर वालों को, पिताजी को बुलाए, अनपढ़ थे पिताजी, खाली बेचारनामे पे, पावर ऑफ अटर्नी पे अंगूठे निशानी करवा लिए, लोन का अमला नहीं, केसीसी की एवज जो मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी के हिसाब से अपने को बताया उन्होंने। आज वो 36%, 72% तक हमसे ले रहे हैं। और
मेरा खुद का 17-17.5 लाख का लोन था, 1 करोड़ 18 लाख रुपया मांग रहा है मेरे से जी। तो अब हम तो क्या है, सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी सुने, कोई हमारी सुन रहा नहीं है। और मैं पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों से या नेताओं से यही अनुरोध कर रहे हैं कि जो नेता हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? महेश चौधरी है मेरा नाम। तो आप देखिए, एक हमने खबर प्रकाशित की है और हमारा समाचार इस आंदोलन में और इस मुहिम में लगातार इन लोगों के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे भारत देश की कि जो यहाँ मीडिया है, जो मुख्य धारा की मीडिया है, वो इस तरीके से आज मुंह मोड़ लिया उसने कि इन नेताओं की चापलूसी तो सब करना चाहते हैं, पैसे सब कमाना चाहते हैं, लेकिन जो किसान कौम है, जो मजदूर है, जो युवा है, इनकी ओर ध्यान कोई नहीं देना चाहता। जबकि मीडिया का ये काम है, मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, मीडिया का काम है कि पीड़ित शोषित वर्ग की आवाज़ उठाई जाए और इस आवाज़ को सिंहासन पर बैठे उन बेशरम नेताओं के तक पहुंचाया जाए ताकि इन लोगों की आवाज़ सुनी जाए। लेकिन आज का जो माहौल है, आज की जो प्रक्रिया है, वो उल्ट हो चुकी है। तभी शायद आज किसान अपने घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ इस तरीके से बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसान कौम के जो लोग हैं, उनके जो, मैं ये कहूँ कि इनके जो रिश्ते होते हैं, कई जैसे शादियां हो जाती है, ये लोग आज उस कगार पे हैं कि इनके रिश्ते नहीं हो रहे, और जिनके रिश्ते हो गए वो अपनी बेटियों को इन लोगों के भेजना नहीं चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि आप लोगों की ज़मीनें तो गिरवे मिल चुकी है, अब आप हमारे बच्चों को। तो सरकार, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसा ना हो कि आपके सिंहासन को ये तोड़ दें और आपको रोड पर बिठा दें। इससे पहले आप जाग जाइए और जो वैध फाइनेंस है, जो महेंद्र वैद है, आप उसको सबक सिखाइए। और इन लोगों की कोई मांग नहीं है, इन लोगों को न्याय चाहिए कि इनके जो मूल रकम जो इन लोगों दे चुके हैं उन लोगों को, और उसके बाद उसने करोड़ों रुपए निकाल दिए, ये एक बहुत बड़े शर्म की बात है। और वो भी इस डेमोक्रेसी के ज़माने में, और राजस्थान जो गांधीवादी सरकार कहती है अपने आप को, उस दौर में। और कौन कौन लोग हैं? आप भी? आपका क्या सर पूरा मामला है? मेरा नाम मुकेश चौधरी है साहब जी। मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैंने लोन लिया है उससे जी। तो उसने मेरे को बोला तेरे को 30 लाख का लोन मिल जाएगा। जी। ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है। मैं मेरे पिताजी और माताजी को दोनों को ले गया, वहाँ जो भी साइन करवाना था वहाँ साइन करवा दिया। पहले मेरे 2 लाख रुपए डाला उसने, फिर वापस एजेंट को भेज दिया, मेरे पास एजेंट है कैलाश जी, तो वापस दे दिया मैं निकलवा के पैसे। फिर बोलते हैं आज डालते हैं, कल डालते हैं, परसों डालते हैं। 15 दिन तक मेरा पेमेंट नहीं डाला, फिर 9 लाख रुपए डाले। फिर उसके बाद में फिर मैं ये बोला भाई अब पेमेंट का क्या सुना है। फिर मेरे इनके पीछे पड़ा, मैं 1 महीने तक इनके पीछे पड़ा ना। उसके बाद में इन्होंने 9 लाख रुपए डाले मेरे। फिर उसके बाद में मैंने बोला भाई पेमेंट का और क्या सुना है। बोले कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए मेरे को। फिर मैंने ये बोला भाई तुम्हारा पेमेंट वापस लो मेरे को। फिर इन्होंने बोला कि चलो ठीक है जमा करा दो। मैं महेंद्र वैद के पास गया, महेंद्र वैद ने मेरे को ये बोला कि 50 लाख रुपए ले आ और तेरा खाता बंद कर ले। फिर मैंने बोला यार तुम 20 लाख रुपए दियो, 50 लाख रुपए कैसे दे दूं। फिर बोला कि आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, परसों नहीं तो 5 रात बाद में आएगा, जब तेरे पिताजी मरेंगे उस दिन आएगा तू। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है सर, बाद में देखूंगा मैं। फिर बोला तेरे घर पे डमरू बजवा दूंगा। मैंने महेंद्र वैद को ये एक चीज ये बोली है कि मेरे घर पे डमरू नहीं, तेरे घर पे डमरू बजवा दूंगा मैं। अगर मेरे साथ गलत हुआ ना तो मैं तेरे साथ डमरू बजवा दूंगा मैं, ये बोल के आया हूँ। उसके बाद में मैंने 20 लाख के 44 लाख रुपए लेके गया। मैं बोला 44 लाख रुपए तू ले ले, बोला 44 लाख रुपए नहीं लूंगा। फिर मैंने सोचा चलो कोर्ट में डीडी बनवा के दे देता हूँ। मैंने कोर्ट में डीडी बनवाई, उसके बाद में वो पेमेंट नहीं लिया मेरे से। फिर मेरे पिताजी और 5-7 लोग हैं, मेरे सरपंच साहब है, उनको 2-4-5 जनों को मैंने भेजा कटारे जी के पास। मैं साहब बता रहा हूँ आपको, तो कटारे जी ने उनको फोन किया कि प्रभु जी का मामला है और उनको आप सल्टा दो। तो गए, तो फिर उन्होंने कटारे जी ने बात की कि चलो ठीक है भेज दो। मेरे थोड़ी सी होशियारी आ गई, वो चलो ठीक है अपना मैटर सॉर्ट आउट हो गया। तो वहाँ मेरे पिताजी और 5-7 लोग गए, उनको बैठाया और चाय पिलाया कि बैठो प्रभु जी चाय पियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चाय पिला के उनको बोलता है कि यार हिसाब निकालो उनके कर्मचारियों को। तो हिसाब निकलवा लिया, वहाँ से निकलवा के बोलते हैं कि तुम्हारे 2 करोड़ 18 लाख रुपए हो गए। और मंत्री के फोन करने के बाद में बोले 2 करोड़ 18 लाख रुपए हो गए तुम्हारे, और मंत्री जी के नाम से आप 2-4 लाख रुपए कम दे जाओ और बाकी पैसे जमा करा के जाओ। ये बात बोला है सर मेरे को, ये मामला है मेरा। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो किसान के बेटे हैं और कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और वैद फाइनेंस के जो डायरेक्टर हैं उनको, महेंद्र वैद को फ़ोन किया। उनके फ़ोन करने से पहले पैसे कम थे, लेकिन जब मंत्री का फोन चला गया तो पैसे डबल हो गए। तो आप देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि एक साधारण व्यक्ति, एक फाइनेंस कंपनी का मालिक बिना सरकार के संरक्षण के इतने बड़े स्कैम को अंजाम दे दे, इतना बड़ा घोटाला कर दे।
ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये 100% है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार के बड़े नुमाइंदों का हाथ है, क्योंकि जब भी बड़ा घोटाला होता है तो कहीं ना कहीं सरकार का ही उसमें हाथ होता है। और इस मामले में भी यदि सही तरीके से जांच और किसानों को यदि न्याय मिले तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार के कोई बड़े नुमाइंदों का हाथ मिलेगा। कदम रहेगा आगे अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हजारों किसान ठगे जा चुके हैं एक फाइनेंस कंपनी द्वारा। देखो जी, हम तो ठगे हुए किसानों के साथ है जी जो ठगी में आ गए किसान, वो अपना तय करे। ये अधिसूचना जारी होने वाली है, 5 तारीख पहले तय कर ली। एक ठगे हुए किसान कम से कम 10 आदमी लाए जी और हम उनको साथ देंगे, ईमानदारी से साथ दे, निष्पक्ष साथ देंगे और इनको ठीक कर देंगे। और ये जो सरकार है ना, दूध की उखाड़ी बिलाई है जी, समझा को ना, बिलाई ने दूध की उखाड़ी बैठा दिया तो दूध क्या बचा लो। जी जी तो इनमें एक को करवा को काम से किसानों को, और मैं किसानों के साथ था। तो आप देखिए ये इतना बड़ा मामला है कि किसानों को किसी को 5 लाख रुपए दिए, किसी को 10 लाख रुपए दिए, लेकिन इनके निकाल दिए करोड़ों रुपए। और मैं तो किसानों से यही कहना चाहूँगा कि जर जोरू और ज़मीन के लिए दुनिया लड़ती आई है। जो किसान छिपे बैठे हैं लोन लेकर अपनी इज्जत को लेकर कि मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मैं जनता के सामने जाऊँगा, इन लोगों के पीछे बैठूंगा। अरे भाई, कल को जब तुम्हारी ज़मीनें कुड़क हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे जूते मारेंगे, उस दिन तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाएगी, उस दिन कुछ नहीं बचेगा। तो जो छिपे बैठे हो वो लोग आप यहाँ आओ, क्योंकि बहुत पीड़ित किसान हैं। यहाँ तो करीब 200-300 किसान आए हैं, आप बहुत पीड़ित किसान हो। तो मैं हमारा समाचार के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बाहर निकलिए, इस शर्म को छोड़िए और अपने लिए आवाज उठाइए, न्याय मांगिए, जब न्याय मिलेगा। वरना आप कुछ लोगों के चक्कर में बेचारे गरीब किसान और ज्यादा लूटे जाएंगे। सर, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? ये हम वेद फाइनेंस के पास में कई बार गए जी और कई सिफारिशें करवाई भाई, कुछ इंटरेस्ट लेके, और हर किसान देना चाहता था जी। वो कहता है, बोला तुम किसी की अप्रोच करो, किसी मंत्री के पास जाओ, किसी गवर्नमेंट के पास जाओ, किसी पार्टी के पास जाओ, जी मैं सबको चंदा देता हूँ, जी सब मेरी ही बोलेगा, मैं बहुत पावरफुल हूँ। जी ऐसे में कई लोगों ने पैसा डबल भी दे दिया, उसके बाद भी एनओसी नहीं मिली है, जी एनओसी नहीं दी उसके बाद भी। कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने उसका हाइपोथिकेशन चढ़ गया और उसको 1 रुपया भी नहीं मिला, ऐसे किसान भी है। जी। आपका क्या नाम है? राम अवतार पूनिया। तो आप देखिए एक कितना बड़ा स्कीम है कि एक व्यक्ति सरेआम ये कह रहा है कि मैं सरकार को चंदा देता हूँ, और वास्तविकता है भी कि चंदा देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए सरकारें पैसा लेती है। और लेकिन ऐसा हो ना कि पैसा लेकर, क्योंकि सरकार तो वोट से बनती है, पैसे से कभी नहीं बनती। तो आप पैसे लीजिए, सरकार, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पैसे लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो पीड़ित किसान है कम से कम उनको न्याय दिलाइए, उनकी आप बोलिए। क्योंकि आप पैसा तो ले लोगे, लेकिन वोट किससे लोगे? क्योंकि वोट तो इसी जनता का होगा, इसी किसान का वोट होगा। और इसी किसान ने यदि आपको वोट नहीं दिया तो आप जो कहते हो, और जो वैद फाइनेंस का मालिक जो महेंद्र वैद ये कह रहा है अपने सीना चौड़ा करके कि हम चंदा देते हैं सरकार को, किसी भी मंत्री के पास चली जाइए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ये तो जनता है सरकार, जब ये आप ही को उखाड़ के फेंक सकती है तो महेंद्र वैद तो क्या चीज है। और कौन है पीड़ित? और लोग जो और पीड़ित हैं, 2-4 और लोग। आओ साहब, मारवाड़ी में बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। साहब, मैंने लोन लिया जी 8% का लोन के मैंने लोन दिलवा दिया, कोई गांव वालों ने दिलवा दिया, हम भी ले लिया। जी तो हमारे कोई बच्चों की शादी थी, हमने ले लिया। जी लेने के बाद में उसने क्या किया, 6 महीने तक मैंने पैसे डाले, उसने जी 3 लाख 2 लाख 4 लाख ऐसे पैसे डाले, ऐसे इकट्ठा करे। हमारी दुकानें बेची, बेच के हमने पैसे वकील थोड़ा द्वारा गया उसके पास, तो वो तो मैंने बोला कि 60 लाख तो तेरी लुगाई के और 69 लाख तेरे बड़े बच्चे के, ये इसने गवाह दिए ने। तो हाँ ठीक है साहब, 1 करोड़ 48 आपके, ये पैसे ले और आप आज ही करवा दो। अब तुम मर जाएगी, तेरे बच्चे आएंगे मेरे कन। तो अब मेरी तो दिमाग खराब हो गया, वहां से मेरी बुखार चढ़ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो फांसी का 15 मिनट तक हुआ हूँ, मैं कोई कुछ भी नहीं है, मैं कोई सुनने वाला नहीं है। हमने मेरे किसान सब हैं जो अबरदा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बिठा बिठा के सबको बेटा दिया। आज मंत्री जाके बड़े बड़े बैठ के उनके साथ हत्या कर रहे थे, हम भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। आज हम जाते हैं, हमारी सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों नहीं सुन रहे? हमने कौन सा कर्जा ले लिया उनसे? हम पैसे देने के लिए तैयार है, लेते नहीं, क्यों नहीं लेते वो? अरे पीछे ले कोड़े तो 2-2 लाख रुपए, 15 लाख आ जाएंगे। इसको 2 लाख रुपए खाते में डाले, जी में 1 करोड़ रुपया बाकी काट भी लेते, बाकी काट रहे। हम कहाँ जाए? हम 2 लाख रुपए दिए थे, 15 लाख किसके पास रोने के लिए जाए? हमारे को हम मीडिया वाले सुन सकते हैं, हमारी और कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हमारे पास बच्चों की शादी नहीं हो सकती, कैसी होगी?
ये तेरे तो लोन हो रहा है, तेरी जमीन नहीं है, तेरी कुड़की का आदेश है, बेच भी दी, बेचारनामा भी कर दिया, एग्रीमेंट भी कर लिया, इंग्लिश में लोन भी कर दिया। अब उनके हमने दूसरा लिखा को एग्रीमेंट मारे दूसरा के तुम जमीनें बेच दी उसने, अब क्या क्या करे, हमारा तो बस घर रोकी नहीं है। अब आप सुन सकते हो तो हमारे आप ही सुन सकते हो। वो तो कहता है तुम तो हमारी जमीनों की रखवाली कर रहे हो। नाम तो मेरा रामकरण है। जमीनें तो मेरी रहेगी, कागज मेरे नाम कर लिए मैंने, और ये जमीनें तो मेरी रहेगी, तुम तो मेरी जमीनों की रखवाली कर रहे हो। सबकी गाड़ियां और 32,000 बीघा जमीन मेरी हो गई है किसानों की, ये बोलता है, जिसमें से 3,000 बीघा का मैंने कब्जा ले लिया है। अजी 15 लाख को लोन पास करियो, 2 लाख रुपए दे दिया, 2 लाख के बावजूद अभी 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे। और के थारी जमीन भी बेच रखागा, एग्रीमेंट करा लिया, पावर अटनिया करा ली, स्टिया लगा दियो जमीन के जी की कोई उपाय को। अब आगे को काई कदम रहो, अब आगे को कदम जा आखिरी मारे अभी का 52,000 पटाला, तोड़ फोड़ कराला, और कोई उपाय को रोड़ा बंद कराला। आज सरकार गई तेल लेवा, अंड बोट मांग बंद आ जाए, टीकी को चाहिए ठप्पो ले बंद टप दे ची, और कन्या को ना हो एक ही। हाँ नहीं टीके ले बंद आ जाए, टप दे माहौल टीकी लगा जाए, अंड टीकी को ना अब कहे बिल्कुल ही। अब सरकार भी रोड़ा पर आओ ले तो बूझ रहा होली सारी सरकार ही किसाना के सामान ये आप कह दीजिए टीका कौन, मतलब किसी सरकार ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बिल्कुल कौन जगदीश से मारो नाम। तो आप आओ जी आगे। अब के टीके आपने भी लिया लोन? हाँ जी मैंने भी लिया है। आप बताओ आपके साथ क्या मेरे साथ ये हुआ है कि उन्होंने, जो हमारा कस्टमर था दिलवाने वाला, तो उसने बोला कि तेरे को कम ब्याज में लोन दिलवा रहा हूँ मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये दिलवाएगा तो अच्छा है, ज़्यादा लोन मिलेगा, तो उस चक्कर में उसके साथ हमने वहाँ पे चले गए। उसके बाद में जाने के बाद में उसने कागज़ कार्रवाई पूरी करवा ली, और 1.5 लाख रुपए उसने निकाल के वहीं निकाल के दे दिया, बोले तुम्हारे कागज़ों के लिए चाहिए। तो उस हमारे एजेंट ने लेके और उन कागज़ों में पूरा करके वो तो चला गया। हमारे जो भी कागज़ बनवाए हैं, पावर ऑफ अटर्नी, एग्रीमेंट, रेंटनामा, जो भी करवाना था वो करवा लिया, क्योंकि हमारे को पता नहीं था। उसके बाद में हम उनकी नकल कटवाई, तो उसके बाद में पता चला कि ये तो पूरी रजिस्ट्री करवा ली अपनी। तो उसके बाद में हमारे को पता चला, तो किसानों के पास गए, तो कोई कैसे दब रहा है, कोई कैसे दब रहा है। तो उसने सोचा कि किसान कोई इकट्ठे होंगे नहीं, और इनको एक एक करके मारेंगे सालों को, उसने बोला। तो हमने भी कमी नहीं छोड़ेंगे उसके साथ में, तो ऐसा करेंगे कि जो नहीं करेंगे वो। पहले रवि बोरा और एक कुलदीप गुप्ता है, कुलदीप जैन, उनके पास जाके उन्होंने लोन करवाया थे हमारे। फिर उनने पैसे डालने के बाद में 4-5 टुकड़ों में, तो 4-5 महीनों में पैसे डाले। उसके बाद में उन्होंने बोलते हैं कि लास्ट वाले पैसे डाले, उसमें बोलते हैं कि भैया तुम्हारे तो 63,000 की किस्त हो गई। अब 63,000 रुपये महीने की जो हमारे को 25,000 की किस्त बताई, तो 63,000 की कहाँ से देंगे हम। तो उन्होंने ऐसे करके, अब वहाँ पे जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं तुम यहाँ क्यों आते हो, मैं तुम्हारे पास थोड़ी जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए, तुम क्यों आ रहे हो मेरे पास, मैं अपने आप ले लूंगा तुम्हारी जो जमीन। इस मामले में आप सरकार में किसी से मिले जाकर? मिलने के तो सभी नेताओं से मिले, लेकिन नेताओं का इनमें बहुत बड़ा हाथ है। और जैसे कटारिया जी के पास अभी गए थे, तो उन्होंने जाके बोले कि इनका देख लेना, देख लेने में तो उनका पूरा हो गया, कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप कर देता है कि उन्होंने, मंत्री जी ने फोन कर दिया, इनका देख लो, फाइल लाओ जी उठा के, और फाइल उठा के दे के कहते हैं कि ठीक है जी, नेते के 1-2 लाख रुपए उनकी तरफ से कम करके और इसको निपटा दो। तो कहाँ से देंगे किसान 2-2, 3-3 करोड़ रुपए, तो इतने हमारे पास तो पैसे है नहीं। और वो जैसे करेगा वैसे हम भी रोडों पे उतरेंगे, उसके साथ में हम भी ऐसे। मेरा नाम रमेश है। तो आप देखिए किसान इतने परेशान है कि अब तो किसानों का जो सब्र था वो भी फूट पड़ा है, किसान रो रहे हैं। और फिर भी जो सरकार है, उस सरकार का इन किसानों की ओर ध्यान नहीं होना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही दर्दपूर्ण ये खबर है, ये दृश्य है। क्योंकि लोन होता है 8%, 9%, 12%,
लेकिन इन लोगों से 48% के हिसाब से बना के दिए जा रहे हैं, और 48% का मतलब होता है 5 रुपए सैकड़े के हिसाब से, जो कि कोर्ट में भी, सम्मानीय न्यायपालिका में भी इसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका भी 12% के ऊपर का जो ब्याज होता है उसमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेती है, क्योंकि वो एक सूदखोरी का उसमें मुकदमा लगता है। लेकिन वैध फाइनेंस वाला शायद कहीं बहुत बड़ा आदमी है, सरकार का उसके ऊपर हाथ है, इसलिए वो अपने मद में है और इन किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि हमारा समाचार इस मुहिम में साथ रहेगा, और एक चिंगारी होती है लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बड़ी आग बनती है। तो ऐसा ना हो कि सरकार के लिए इतना बड़ा मुद्दा बन जाए कि इस मुद्दे को बंद करने के लिए और रोकने के लिए, बुझाने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मशक्कत बढ़े। इससे पहले मैं मुक्त कहते हैं होगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि निकम्मे नेता पैदा हो गए इस देश में, जो इन किसानों के लिए आपसे न्याय नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं। तो आप खुद संज्ञान ले लीजिए। इसमें हमारा समाचार बड़ी बड़ी खबरें लगा रहा है, आप तक खबरें जा भी रही है और आप फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए शर्म की बात है। आपका कोई भी एमएलए और एमपी ये नहीं चाह रहा होगा कि आप वापस रिपीट हो, आपके बहुत दुश्मन है। लेकिन ये जनता को यदि आप न्याय देंगे तो ये जनता जरूर चाहेंगी कि आप रिपीट हो और वास्तविकता में आप वापस मुख्यमंत्री बन के बैठे। लेकिन वो तभी होगा जब आप इन किसानों को न्याय दे पाएंगे। इस मुहिम में हम लगातार आपके साथ रहेंगे। आप हमारे साथ, हमारे दर्शक है वो भी आप लगातार जुड़े रहें और इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाएं। आप बाबूजी, आपने भी लिया था क्या लोन? कितना लोन लिया था आपने? 20 लाख का लोन लिया था जी। और फिर 20 मैंने जमा कराई जी 20 किस्तें जी 12 लाख, और फिर मैंने 20 महीने बाद में फोरक्लोज करवा दिया 19,05,000 में। फिर उन्होंने बोला कि 15 दिन बाद आ जाना, आप पेपर ले जाना। अच्छा, आपने पूरे पैसे जमा करवा दिए? ठीक है। 19,05,000 फोरक्लोज करा के 15 दिन बाद में आ जाना और अपने पेपर ले जाना। मैंने 15 दिन बाद में गए तो उन्होंने बोला कि आपकी गारंटी लगी हुई है। अच्छा, अब गारंटी हम समझते नहीं जी। क्या तो लगे। आपसे कितने पैसे मांग लिए उसने? पैसे नहीं मांगे वो। अच्छा। क्या आप पूरा पैसा जमा है आप, लेकिन आपने गारंटी दे दी। हाँ, उसका पैसा लो तब जी। आपके पेपर देंगे। आपका क्या नाम है? रूपाराम। आपने भी लोन लिया था? हाँ सर, मैंने भी लोन लिया था। 14 लाख का उन्होंने लोन सैंक्शन किया था जी। तो उसमें से मेरे खाते में 10,38,000 ही डाले हैं जी। और उसके बदले में मैंने 15,22,000 जमा भी करा दिए। अब एनओसी नहीं दे रहा है जी जी। और लोन का सेटलमेंट हो गया था, बीच में बैठ के बात हो गई थी। एनओसी नहीं दे रहा है और 18 लाख की डिमांड और कर रहा है जी। तो इसने बहुत बड़ा किसानों का घोटाला किया है। और इसमें महेंद्र वैद के अलावा कुलदीप जैन, अजय अग्रवाल, सक्सेना, रवि बोरा, ये 5 आदमी हैं जो मतलब सब किसानों को बहुत परेशान कर रखा है, उनको आत्महत्या के मजबूर कर रहे हैं। हम ये सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी या तो इसकी ढंग से कार्रवाई हो, नहीं तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार। तो आप देखिए, ये जो लोग हैं ये अब इस कगार पर हैं कि यदि अब इसमें हमारे को न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या करेंगे। और रोज किसान आत्महत्या कर भी रहे हैं। काफी किसान रोज मरते हैं, आप खबरों के माध्यम से देखते होंगे। एक किसान कौम ही ऐसी है जो ईमानदार कौम है और वो चाहती है कि मैं ईमानदार से रहूं, मेरे बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं। लेकिन सरकारों के दबाव निकम्मे इन पर वो कहीं ना कहीं आए हैं और ये ध्यान नहीं देगी तो इन सरकार, क्योंकि ये कर्ज तो इनको करवाए जाते तो हैसियत होती ना, क्योंकि आपके पानी की हमें जरूरत है, हमें राजस्थान हमारे पानी की जरूरत है हमें, तो किसान को अन्न पैदा करेगा नहीं चाहते। बड़ी बात नहीं है हो, आप अधिकारी हैं, 5 साल में 0 मालिक बन सकते हैं। ऐसा बड़ा आदमी होता जाता है, बड़ी कौम है इसकी। किसान मिले। आप कितना लोन लिया था जी? फिर आपने 30,000 रुपये दे दिए। चलो मैं पेमेंट के लिए, लेकिन के साथ 1 करोड़ लगेंगे, बच गए वहाँ से। क्या सोच कर के लिए कोई उपाय नहीं। जी जी। हाँ, 2 करोड़ जमीन नहीं है हमारी, पहली बात तो। अब क्या कदम रहेगा आगे आपका? मैं तो उनको हाथ जोड़ के बोल के आया था, मैं जो आपने मेरे को पैसे दिए थे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो ले तो ठीक है, ले तो ठीक है, 2 साल बाद ले तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास आत्महत्या का कोई उपाय नहीं है। और बस। आपका क्या नाम है सर? हनुमान चौधरी।
सर वेदपानी से 2013 में गाड़ी पे लोन लिया था 1,20,000 का जी उसमें 4-5 किस्तें बनी हुई। फिर उस गाड़ी का मैंने काम कराया, उसमें लाख रुपये लगाइए। फिर वो यहाँ दूध एक नौतन से बैठता शर्मा, वो उसको बोला तो गाड़ी को संभाला, वो पुलिस वाले आएगी मेरे घर पे आएगी। फिर मैं गाड़ी उसको संभाला दी, वो गाड़ी वेदपानी को दे दी मैंने, और वेदपानी वो गाड़ी थी, वेदपानी को गाड़ी को बेच दी। बेचने के बाद में उसको 138 का मेरे केस पर 1.5 लाख का चेक पर दे वो केस कर दिया उसने। अच्छा, आप भी केस चल रहा है? हाँ। क्या नाम है आपका? बनवारी। और आप तो एजेंट थे ना इसमें? 2017 में वेदपानी से लोन लिया जी कुलदीप जैन ने मेरे को लोन दिलवाया। जी कुलदीप जी ने फिर बोला भाई जो भी किसानों को पैसे की जरूरत हो तो केसीजी जो सरकारी बैंक से मिलता है उस हिसाब से मैं ब्याज के हिसाब से दिलवा दूंगा। तो मैंने 10-20 किसानों को लेके गया, उनके पास बात करवा दी कुलदीप जी से, और कुलदीप जी ने किस हिसाब से दिलवाया है। जी। आज वो मांग रहे हैं 20%, 50%। अच्छा, तो आपके कितने पैसे बाकी बता रहे हैं आप? मेरे 20 लाख के 1 करोड़ 20 लाख रुपए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गए। आपका क्या नाम है सर? कैलाश चंद कुमार। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि 20 लाख रुपए देते हैं और 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेते हैं। खाते में तो 16 लाख रुपए आए हैं। अच्छा, 16 लाख रुपए आए खाते में। आप देखिए खाते में 16 ही लाख रुपए आए हैं और अब इनको हिसाब बना के दे दिया गया 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। तो आप देखिए अब तो हर किसान के मुंह से बात निकलने लगी है कि आत्महत्या करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप आत्महत्या न करें, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा योद्धा खड़ा है जिसने किसान कौम के लिए एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और शायद बहुत दुखी भी हैं। दीनदयाल जी, मैं लास्ट आपसे बात करना चाहूँगा कि आप इस मामले में क्या कुछ कर सकते हैं इन किसानों के लिए? देखिए, किसानों को आत्महत्या नहीं करने देंगे और किसानों के साथ मैं खड़ा हूं। कानूनी प्रक्रिया में जितना भी इनका खर्चा होगा वो मैं दूंगा जी। मैं इनके लिए लड़ूंगा आखिरी दम तक, जब तक महेंद्र वैद अंदर नहीं जाएगा और इनका सारा सेटलमेंट नहीं होगा तब तक मैं इनके साथ खड़ा हूं, बराबर लड़ूंगा।